लड़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही परिवार में। और मैं ऋतिक शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर, स्वागत करता हूं आप सभी का। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एयरफोर्स का अग्निवीर का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और कैंडिडेट लास्ट टाइम उतरे, इस बार भी फिजिक्स से सभी स्टूडेंट की बैंड बजा रही है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है मेरे दोस्त, तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एंड अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो मेरे दोस्त फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लो। फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लो मेरे भाई। क्योंकि स्टूडेंट आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे, जिनका फिजिक्स का सेशन कट ऑफ ही पार नहीं होगा मेरे भाई। तो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आज हम आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड जो ये क्वेश्चन लेंगे, लगभग 25 से 26 क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपको कल की शिफ्ट में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यस कैंडिडेट, आई एम सेइंग without changing a single word, you will get to see this question in your any shift. ओके, सो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखना और आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसा लगे, ठीक है। ओके, और स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग आपको ऑनलाइन फेस टू के बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है या फिर आपका एग्जाम आने वाला है तो प्लीज़ आज से अपना जो भी है ऑनलाइन बेस के अंदर अपना जो भी है इनरोलमेंट वगैरह वो ले लो, ताकि आपको जो आगे की जो तैयारी वगैरह वो आगे कंटिन्यू हो सके। क्योंकि आपको पता है कि केवल एग्जाम निकालने से आपका सिलेक्शन होना इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम निकालने के बाद सेम प्रोसेस से आपको दोबारा गुजरना पड़ता है। जैसे आपको फेस टू होगा उसमें आपको पास करना पड़ेगा, आपका मेडिकल होगा उसमें आपको पास करना पड़ेगा। तो अगर आपके सामने वो प्रॉब्लम ना आए जो प्रॉब्लम अदर स्टूडेंट के सामने आते हैं, तो भाई आपको हमारे से कॉन्टेक्ट अवश्य करना चाहिए। बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको पढ़ाएंगे और जो फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक है कि यहाँ से आपको बेच में हमको मतलब कि क्या कुछ मिलेगा, तो भाई वो लगभग आधे घंटे का वीडियो है। तो उस वीडियो का लिंक वीडियो नीचे दिया गया है, तो भाई जाकर उस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, और भाई मैं तो ऐसा कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है एटलीस्ट किसी भी ऑफलाइन अकेडमी के अंदर आप जा रहे हो तो भाई एक बार ऑफलाइन अकेडमी में जाने से पहले वो हमारे पास आना आवश्यक, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आप आगे आने वाले जो क्वेश्चन है इनको देखिए और जो भी इंफॉर्मेशन है उस वीडियो को देख लेना। और कोई डाउट हो, आप जो स्क्रीन के ऊपर जो आपके सामने जो नंबर है उसके ऊपर आपको हमें चाहे आप कॉल हो चाहे व्हाट्सअप हो, कुछ भी क्रिया पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, एक ऐसी परिपथ में वोल्ट। और स्टूडेंट देखो फिजिक्स में क्वेश्चन देखो, मैं आपको थोड़ा ये बता दूं मेरे भाई की फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो हार्ड नहीं आ रहे। फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो थोड़े से मतलब कि ट्रिक की मतलब के आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है जैसे उसका जो सोल्यूशन है वो लगभग 2 पेज का 3 पेज का, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं भाई उसमें एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट को साथ पूछ रहा है वो। इस प्रकार की जो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको माइंड में सोल्व करना है, कैसी कैलकुलेशन को आपको अपने जो को आपको वहां पर पेज वगैरह मिलता है उसके ऊपर लिखना, सारा इस वीडियो में बताऊंगा भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो शेयर भी करना मेरे भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेड पेपर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, हम जैसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट आपको बता सकते हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम दे चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ऐसी परिपथ में वोल्टेज V बराबर इतना है और एवं जो धारा है वो अगर इतनी है तब क्या हुआ। अब देखो मेरे भाई, अब इसमें देखो, इसमें जो वोल्टेज है V है, V का जो इक्वेशन वो अपने पास कुछ है, मानो कि जो 5 sin 100 पाई टी माइनस का पाई 6, ठीक है। ओके, और आई बराबर अपने पास सेम है 4 sin, ठीक है, 100 पाई टी माइनस प्लस का पाई 6, ठीक है। अब देखो जो इन दो इक्वेशन को देखकर और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप ये बता सकते हो कि सर इसमें जो धारा है वो आगे होगी, ठीक है। यानी कि आप बिना कैलकुलेशन किए मात्र 5 सेकंड में आप कौन सी ऑप्शन, आप ऑप्शन नंबर आप जिसमें वोल्टेज आगे है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कि आप ऑप्शन नंबर मतलब कि ए और ऑप्शन नंबर आप जो वोल्टेज है वो धारा से आगे, यानी ऑप्शन नंबर डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और डी में ये बोला गया है कि जो आपको वोल्टेज है वो आगे होगी, बट मेरे भाई वोल्टेज आगे नहीं है। क्योंकि अब देखो बिना कैलकुलेशन किए हुए आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर दिया, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर आपका बी बचा और सी बचा। अब देखो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो धारा है वो वोल्टेज से कितनी कलांतर आ गया मेरे भाई। तो आप इस ऑप्शन को देखकर ये बता सकते हो कि सर जो ये तो हो गया अपना ओमेगा टी, ठीक है, यानी कि ओमेगा टी होगा। और देखो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो ये फंक्शन लिखा हुआ है साइन का, तो भाई ये सेम फंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ साइन का होता है और अगर यहाँ पर कोस का होता है तो भाई इनको हमको साइन में या फिर हमें कोस में इसको चेंज करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो और यहाँ पर जो फंक्शन है मेरे भाई वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है और अंदर का जो ये वाला भाग अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर लिख देना वहां पर, ठीक है।
यानी कि देखो अगर आई आ गया तो भाई पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 6 आपको कर देना है, पाई बाई 3 होगा और पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री कलांतर, यानी कि जो आई है मेरे भाई वो आगे होगी वोल्टेज से जो अपने आगे होगी वो अपने 60 डिग्री के कलांतर से, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर आपका 60 डिग्री कलांतर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो मेरे स्टूडेंट ये था अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देकर आए तो भाई एटलीस्ट बताना अवश्य कि सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तांबे की एक वलय को क्षैतिज रखा गया है तथा एक छड़ चुंबक को वलय के एक्स में गिराया जाता है, तो गिरते हुए चुंबक का त्वरण जब वो वलय से गुजर रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई देखो ये कितने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्टूडेंट देखो कितनी अहमियत है ऐसे क्वेश्चन की, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके लगभग बताऊं भाई 3 से 4 कॉन्सेप्ट मतलब पूछ रखे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये 3 से 4 कॉन्सेप्ट पूछ रखे हैं मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो देखो समझो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मानो ये अपने पास है कोई मतलब कि ये अपने पास है एक थर्ड नहीं, ये अपने पास एक वलय है, ठीक है ओके, यानी कि एक अपने पास वो वलय रिंग है, ठीक है, ये अपने पास वलय है या फिर रिंग है, ठीक है ओके, यानी कि अपने पास एक रिंग है ओके। और इसमें हम अगर किसी कोई मानो अगर कोई अपने पास एक छड़ चुंबक है, मानो अगर वो उसका ये एन सिरा और ये सिरा, अब देखो इसमें कितने कॉन्सेप्ट पूछ रखे हैं। पहला तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ये अगर इसके पास आएगा तो भाई जो इन दोनों में आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें ये है कि मानो ये अपने पास कोई रिंग है और ये अपने पास कोई चुंबक है, तो जब हम इसको इधर मतलब जब हम इस दो छड़ चुंबक को इधर वो लेके आते हैं, अगर इसकी गति छड़ चुंबक के पास मानो अगर ये चुंबक अगर ये इसके पास आ रहा है तो भाई इसका जो ये शिरा है भाई ये इसके जो अगर मानो अगर ये इधर एन है तो भाई ये भी एन की तरह एक तरह ही वो करेगा व्यवहार करेगा, यानी कि ये इसकी की वो गति का विरोध करेगा, यानी कि इसका जो ये शिरा और ये शिरा समान होगा, यानी पहला कॉन्सेप्ट तो ये होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो इसमें क्या पूछ रखा, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये पूछ रखा है कि अगर ये नीचे की तरफ अगर ये आ रही है तो इस पर बल कितना लगेगा, वो लगेगा mg, यानी दो देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट अभी आपको बताऊंगा कि अगर ये mg अगर ये नीचे की तरफ अगर मानो ये पेन आ रहा है और ये जो चुंबक है मानो ये कोई वो वलय है और ये इसकी जो ये गति का विरोध कर रहा है, तो भाई जो जी है वो तो इसका जो पर्टिकुलर जो त्वरण है मानो इसका त्वरण ए है, तो भाई जो ए है भाई वो जी से कम होगा, यानी ए होगा लेस देन जी होगा। आई बात समझ में, यानी कि ए पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगभग 3 कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं मेरे भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर। अब देखो क्या ये क्वेश्चन हार्ड है मेरे भाई, हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, अगर आपने फिजिक्स को अगर अच्छे ढंग से पढ़ा तो भाई पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखो एक क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, तो भाई ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा पत्ती में चुंबकशीलता का मात्रा की, और भाई साथ साथ अपने आंसर भी कमेंट कर देना, हो सके तो भाई वीडियो के अंदर अगर ये वीडियो लाइव है मतलब वो है लाइव की तरह ही है, तो साथ साथ अपने आंसर भी कमेंट कर दो ताकि आपके आंसर मतलब आप एक जो लाइव मॉक टेस्ट की आपको फीलिंग आए, ठीक है। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन है कि ऐसा पत्ती में चुंबकशीलता का मात्रा क्या होता है। मेरे स्टूडेंट ये इजी क्वेश्चन भी है बट थोड़ा हार्ड भी है, तो भाई आपको इसका मात्रा आपको याद रखना है कि सर चुंबकशीलता मात्रा होता है हेनरी प्रति मीटर, यानी कि हेनरी प्रति मीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चल कुंडली धारा मापी, भाई बड़ा ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है ये, बड़ा ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने फिजिक्स को बारीकी से पढ़ा है मेरे भाई, तो ये तभी कह रहा हूं मेरे दोस्त कि आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करते रहो, बाकी कुछ नहीं करना मेरे भाई। ये जो 25 क्वेश्चन आज आप लोगों लेके आए होंगे, अगर इसमें से आपके 10 क्वेश्चन में सही हो रहे हैं ना, तो मानो कि आपका वहां पर स्कोर 101% 20+ होगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने वो डिजाइन किए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें अगर 10+ ला रहा है तो वहां पर अच्छा होगा उसका। देखो चल कुंडली जो धारामापी है उसमें जो थीटा और आई में क्या संबंध होता है मेरे भाई, ये डायरेक्ट संबंध होता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होता है, यानी जितना ज़्यादा आप उसमें धारा प्रवाहित करोगे चल कुंडली में उतना ही उसमें ज़्यादा विकसित पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है बट ये वही कर पाएगा जिसने इस क्वेश्चन को डेप्थ से पढ़ा होगा मेरे दोस्त, तभी कह रहा हूँ कि फिजिक्स को हल्के में मत लो, फिजिक्स बैंड बजा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लोगों की भी बैंड बजा दी है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से फिजिक्स को पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक चालक में प्रवाहित धारा मतलब एक जो चालक उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसमें तापक्रम में इंक्रीमेंट है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का होती है, तो यदि धारा का मान दोगुना कर दिया जाए तो तापक्रम में कितनी वृद्धि होगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर जो तापमान और धारा में क्या संबंध होता है, हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, बट आपने ताप वाला और जो धारा वाला कॉन्सेप्ट तो अब तक आपने नहीं पढ़ा है, बट आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि सर धारा और उष्मा में क्या संबंध होता है, यानी कि अगर किसी से कोई हीट मानो कि अगर ये वायर है तो आपको समझ दिखाना कि देखो ये एक वायर है, ठीक है ओके,
अब इस वायर में अगर मैं धारा प्रवाहित करता हूं तो ये तार है वो गर्म होगा, तो गर्म होगा इसका मतलब ये है कि सर इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अगर अब देखो अगर इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी अगर ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब एक ये भी है कि सर इसका तापमान जो उत्पन्न होने वाला जो ऊष्मा है वो प्रकाशित तापमान ही है, यानी जो उत्पन्न होने वाला जो ऊष्मा है वो एक प्रकाशित तापमान का रूप है। यानी कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा आज तक कि सर एच बराबर होता है I² RT, आपने अब तक यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो मेरे भाई इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ सर जो एच है सर इसको मैं डेल्टा टी भी बोल सकता हूँ, जो सर जो उत्पन्न होने वाला जो उसमें है वो एक प्रकाशित तापमान के रूप में उत्पन्न होती है, तो वह डेल्टा टी बराबर होगा I² RT। अब देखो जिस स्टूडेंट ने इतना बेसिक से इस क्वेश्चन को पढ़ा वही कर पाएगा मेरे भाई। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको ये बताया गया। तो पहली स्थिति में जो तापमान था वो 3 था, और दूसरी स्थिति में सर हमने आई को 2 गुना कर दिया। अगर 2 गुना कर देगा सर 2 का स्क्वायर होगा यानी 4। अब इसको मैं 3 गुना 4 कर देंगे 12 होगा, यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर होगा बी। इसी क्वेश्चन को आप इसी करना होता है। अब आप लोगों की मर्जी है। अब आप इसको T1/T2 मानकर भी कर सकते हो, I1 का स्क्वायर बटा I2 का स्क्वायर उस हिसाब से भी कर सकते हो। बट मैं तो ये से कहूँगा कि इसी क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार मेथड से करना चाहिए। अगर इसको 2 गुना कर दिया गया तो ये, अगर इसको 2 गुना किया गया तो 2 का स्क्वायर 4, उसको हमको 4 गुना करना पड़ेगा, यानी 3 का स्क्वायर, 3 गुना 4 का स्क्वायर यानी 12 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा एजुकेशन और बड़ा ही डेप्थ वाला क्वेश्चन। देखो समझो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो धारा घनत्व J, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है, और जो धारा घनत्व वो J है, ठीक है, ओके। और विशिष्ट प्रतिरोध के मध्य क्या रिलेशन होता है? आप लोगों ने आज तक ये पढ़ा होगा कि सर J बराबर होता है सिग्मा ई, ठीक है, ओम के नियम का दूसरा रूप J बराबर सिग्मा ई। बट भाई यहाँ पर जो है वो अपने पास एक अपने पास आ गया कि सर एक आपके पास यहाँ पर अपने पास E है, अपने पास J तो अपने पास होगा J भी है, बट यहाँ पर अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध अपने पास दे दिया गया है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर अपने पास दे दिया गया तो हमको कुछ नहीं करना मेरे भाई। बस अब इसी क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाता है जिन स्टूडेंट ने थोड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को देखकर मतलब उसके मन में ऐसा होगा, मतलब उनके मन में एक घबराहट उत्पन्न हो जाएगी, सर हमने तो इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है। अब देखो हमने तो केवल इसी को पढ़ा था, अब भाई ये कैसा ये क्वेश्चन है कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो भाई बस आपको उसी पावर से लड़ना पड़ेगा, आपको उसी जो आपके मन में जो वहाँ पर जो विचार आते हैं आपको उन्हीं से ही आपको लड़ना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। यहाँ पर J बराबर होता है सिग्मा, सबको पता है सर F1/K होता है, तो E बराबर होगा अपने पास J/K, ठीक है। तो बस इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका बी। भाई देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर। अब देखो अब मेरे को ये बताओ ये क्वेश्चन कहाँ पर हार्ड है मेरे दोस्त, कहाँ पर ये क्वेश्चन हार्ड है? बस आपको एक थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसके साथ आपको एक फॉर्मूला ये भी पता होना चाहिए, सर सिग्मा बराबर होता है 1/K, यानी सर जो अपने पास प्रतिरोध, अपने पास जो चालकता होती है सर वो प्रतिरोधकता या फिर जो विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी बस आपको अगर ये रिलेशन पता है, ये बता दो भाई, इस क्वेश्चन को आपको मात्र 5 सेकंड में करके आगे बढ़ सकते हो, माइंड में ही कर सकते हो आप। तो भाई ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये हार्ड है भाई आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। Good morning everybody. My name is Rohit Singh and I am from Jhansi, Uttar Pradesh. Jhansi is known in all over the world because of the famous personalities like Rani Lakshmibai and a hockey wizard Major Dhyan Chand. I have completed my intermediate from Cathedral College, which is an ICSE pattern school with an aggregate of 82%. My strengths are I'm focused, confident, physically fit and mentally sound. My hobbies are playing chess, swimming and reading books. I want to join Indian Air Force as it is my dream from childhood. Its uniform has always attracted me and its motto touch the sky with glory has always filled me with motivation. जब आवेशित संधारित्र प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है तो प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से होगा? इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो तो भाई डूब के मर जाना। इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो सर। CM बराबर होता है अपने पास, देखो इसमें पूछा हमसे, इसमें सर आपको हमसे इसमें वो कैपेसिटेंस नहीं पूछा, हमसे इसमें वो पूछा है क्या बोलते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र पूछा। तो भाई EM बराबर होता है आपको EM बोले E मीडियम E/K, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई। अगर आपको पता है कि सर देखो यहाँ पर K का मान मानो कुछ भी है तो आपको पता है कि वायु में विद्युत क्षेत्र हो, चाहे बल हो, चाहे अपना हो। देखो चलो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो वायु में एयर में देखो एयर में बल, विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर हमको इसको किसी मीडियम में रख देते हैं, ठीक है, समझ लेना, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो भाई ये जो तीनों है F, E और V, भाई ये कम हो जाते हैं यानी मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। और अब इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ कि सर जो CM है यानी जो C है कैपेसिटेंस है, ये सर एयर में मिनिमम होती है
और को किसी जो माध्यम में है सर वो अपने पास मैक्सिमम होते हैं। यानी भाई यहाँ से आपको लगभग 4 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं कि अगर हम किसी माध्यम में कोई विद्युत क्षेत्र को कोई मापन करते हैं तो वहाँ पर वो कम हो जाता है, यानी वो घटेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, जब आवेशित समांतर प्लेट, ये तो हो गया ना, ये हो गया, ठीक है, ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग के सिरों पर, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो 19-20 वाले जो दिन इस जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, बड़े लाजवाब क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे दोस्त, बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको समझ लेना है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये मानो कि आपका बेड़ा पार है। तो देखो समझो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक वर्ग के तीनों सिरों पर समान आवेश रखे गए। यानी कि मानो एक कोई वर्ग है। अब देखो वर्ग क्या होता है सर, यार इसके बारे में नहीं पता। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है, ओके। यानी कि एक वर्ग के 3 सिरे हैं, मतलब वैसे तो उसके 4 होते हैं बट इसमें 3 के बारे में बोला गया। तो ये कोई वर्ग अपने पास है, ठीक है। चलो अच्छा मैं ऐसा बना देता हूँ, अपने पास ये कोई वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास Q1 आवेश है, Q2 है और ये Q3 है, ठीक है, ओके। तो ये बोला गया है सर Q1 और Q2 के मध्य जो लगने वाला बल है, यानी इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो सर F12 है, ठीक है। और इनके और इनके बीच में लगने वाला F13 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सर F12 अपॉन F13 का रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको ये पता है सर Q1 Q2 जो Q3 है, ये तीनों आवेश बराबर है। यानी कि इनका जो मतलब कि होगा रेशियो होगा, उसमें सर इसमें Q1 Q2 और Q3 का कोई भी रोल नहीं होगा। तो आपको भाई ये कैलकुलेशन माइंड में ही करनी पड़ेगी मेरे भाई। वहाँ पर आपको ऐसा वो नहीं लिखना है कि सर F12 F13 बराबर के Q1 Q2, ये मत लिखना मेरे भाई। वहाँ पर ये चीज़ आपको माइंड में ही करनी पड़ेगी। आपको ये पता है, आपको देखो, आपको अगर ये चीज़ पता है कि सर यहाँ पर Q1 Q2 जो Q3 अगर वो बराबर है तो इनके मध्य का जो संबंध होगा वो केवल इनकी दूरी पर ही डिपेंड करेगा। तो ये होगा, देखो F12 अपने पास होगा 1/D12 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1/D13 का स्क्वायर। अब देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको पता है सर यहाँ की दूरी अगर a है तो आपको ये पता, अगर ये दूरी a है, अगर ये है तो सर ये अपने पास √2a हो जाएगी। अब भाई इतनी चीज़ तो दिमाग में आपको करनी पड़ेगी कि सर ये अगर a है, ये है तो ये √2a हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना सर, ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है सर ये होगा D13 का स्क्वायर अपॉन D12 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये अपने पास होगा सर, ये होगा √2a अपॉन a का होल स्क्वायर। सर ए से ए कैंसिल, यानी 2:1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 2 आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, कितना इजी क्वेश्चन है और कितना हार्ड क्वेश्चन है। जिसको हार्ड लग रहा है उसके लिए हार्ड है, जिसको इजी लग रहा है उसके लिए इजी है। आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कलांतर पतांतर में क्या समझ होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी होगा और कितनी बार आपने इस क्वेश्चन को करा भी होगा। देखो कलांतर आपको पता है कि सर कलांतर बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पथांतर, यानी कि डेल्टा फाई बराबर। देखो कलांतर बराबर, देखो पथांतर बराबर क्या होता है, पथांतर बराबर होता है, देखो पथांतर बराबर डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। अब सर यहाँ से हमसे डेल्टा फाई पूछा, सर डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कौन सा ऑप्शन इस ऑप्शन में है ये मेरे भाई? ये कौन से ऑप्शन में सर? ये तो अपने पास पहले ऑप्शन में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सरल आवर्त गति करते हुए कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, पिंड की भी देख लेंगे। कोई पिंड है, ठीक है, उसका कोई वो पिंड एक कण है, मतलब एक सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का माध्य स्थिति पर वेग v है, यानी उसका माध्य स्थिति पर वेग v है। आपको ये पता है सर माध्य स्थिति पर जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, यानी इसमें ये बोला गया सर जो v मैक्सिमम है वो v है, यानी कि आपको इसमें इनडायरेक्टली ये बोला गया कि सर जो v मैक्सिमम है वो v है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और उसी आयाम की आधी दूरी पर क्या होगा वेग, यानी कि मेरे भाई इसमें कुछ नहीं है, आपसे ये बोला गया कि अगर v मैक्सिमम अगर v हो तो आपको ये बताना है सर आयाम से आधी दूरी पर उसका वेग क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखो जो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उससे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप इसी क्वेश्चन को करने में समर्थ हो तो ऐसा मान लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखो आपको ये पता है सर v बराबर नॉर्मल, मतलब v मैक्सिमम तो सबको पता है ओमेगा भी होता है, बट नॉर्मल v बराबर होता है अपने पास ओमेगा √a² माइनस का y², ठीक है। अब देखो यहाँ से अब इसमें इतना ही बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो विस्थापन है y है वो सर a/2 है, ठीक है, कुछ नहीं कर लेंगे, a/2 है। तो देखो ओमेगा हो गया √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो बराबर ओमेगा बराबर √a² माइनस का a² अपॉन 4। सोल्व कर लेना इसको, बराबर होगा अपने पास √3/2 ओमेगा a आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। एजुकेशन तो आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बट
आपको ये लाइन समझनी पड़ेगी कि सर इसमें अपने पास जो विस्थापन है वो सर अपने पास a/2 है, तो आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, झील की ऊपरी सतह पर अगर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो झील की तली का तापमान क्या होगा। अगर देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछूं कि आपने इस क्वेश्चन के बजाय अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा कि जो मछलियां हैं वो देखो बहुत ज़्यादा, बहुत अगर देखो बहुत ज़्यादा मतलब देखो, मानो ये कोई झील है, ठीक है, समझो आप इसको, इसे समझो, मानो अगर ये कोई झील है और देखो इस झील के यहाँ ऊपर की तरफ वो आइस जमी हुई है, यानी ऊपर की तरफ इस यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो नीचे मछलियाँ जीवित कैसे वो रहती है। तो आपका ये आंसर होगा कि सर इसकी झील की तली के नीचे का जो तापमान है वो सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी सर झील की जो परत है वही बर्फ की होती है, बाकी उसके जो नीचे का तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ वो जीवित होती है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बस इस क्वेश्चन में मैंने आपको इतना पूछा गया सर उसकी झील की तली के नीचे का तापमान कितना होता है, तो आपका आंसर होगा सर इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। भाई तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन वो नहीं आ रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -123 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। मेरे भाई ये क्वेश्चन कर सकते हो भाई, कार्नो इंजन की दक्षता से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो भाई समझ लेना कि इसको आपको पढ़कर ही जाना है मेरे भाई। तो देखो कार्नो इंजन की दक्षता वाला फॉर्मूला सबको पता होता है सर, एन ईटा बराबर होता है 1 - 32/T1, ठीक है। अब देखो T2/T1 इंटू 100 कर लो, ठीक है, इंटू 100 बराबर देखो 1 - जो T2 होता है वो सर अपने पास कम वाला तापमान होता है। कम वाला तापमान कितना सर, जो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको केल्विन में चेंज करो, केल्विन में अगर चेंज करते हो तो ये अपने पास होगा 300, ठीक है, 300 होगा अपने पास, ठीक है, 300 केल्विन। और -127 को चेंज करते हो तो इससे 100 कम कर दो 200 केल्विन हो गया। यानी कि जो कम वाला तापमान होता है वो ऊपर होता है। देखो कम कितना सर, कम अपने पास 200, तो 200/300 इंटू एक बार भूल जाओगे, ठीक है। देखो इस 2 0 2 0 1/3 1/3 गुणा 100 अपने पास लगभग होगा 33%। दोबारा देखो मेरे भाई, 273 7 80 इंधन की, ओके मेरे भाई, यहाँ पर 223 है मेरे दोस्त, ठीक है 223 है। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इसको 273 से में जोड़ दो, ठीक है, 273 माइनस अगर इसको जोड़ दो 123 होगा, ठीक है, ओके। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 0 आ गया अपने पास, 5 आ गया और अपने पास 1 आ गया, यानी कि होगा 150 अपने पास, ठीक है, हो गया 150 होगा, ठीक है, ओके 150 होगा, ठीक है, ओके 150 केल्विन, ओके। तो मेरे भाई यहाँ पर वो 150 आएगा, ठीक है, ओके ये 150 ऊपर आ गया, ठीक है, 150 केल्विन। देखो वैसे इसको मैंने इसे काटा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 बराबर अपने पास 50% होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, बट आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन करने के बाद आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पदार्थ के एक साथ गैस और ध्रुव अवस्था में होने के लिए क्या होना चाहिए। मेरे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत वाले चैप्टर से भाई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पदार्थ है वो कौन, देखो मतलब कि एक ऐसा तापमान होता है जहां पर वो पदार्थ वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो पदार्थ है वहां पर सर वो गैसी फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपका आंसर ऐसा कौन सा तापमान होता है। तो भाई देखो क्या ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री केल्विन पर होता है। भाई 0 डिग्री केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई -273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है भाई बहुत ज्यादा बर्फ जम जाएगी। तो यहाँ जो 273 डिग्री केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो भाई वो लिक्विड और गैस फॉर्म में कहां से आएगा सर, वो तो वहां पर बर्फ जम जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ये बोला गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो भाई लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वो अपने पास है, वो अपने पास सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, बट वो अपने पास गैसीय फॉर्म में नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी को देखो। ऑप्शन नंबर डी में ये बोला गया तापमान के लघुकृत ताप होने के लिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि सर तापमान कम होना चाहिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये बोला गया कि सर क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। यानी कि आपको बताया सर क्रांतिक ताप से अधिक तापमान अगर हम कर देंगे तो केवल गैसीय फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें ये बोला गया कि जो पदार्थ है वो गैसीय फॉर्म में भी होना चाहिए, साथ साथ वो लिक्विड फॉर्म में भी होना चाहिए। यानी कि आपको क्रांतिक ताप से थोड़ा सा कम ताप अगर आप रखोगे तो वो पदार्थ वहां पर गैसीय फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा और वो पदार्थ वहां पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन को भाई जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भाई आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा, इससे बेस्ट टेक्निक कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगर ठोस क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान अगर इतना हो तो रेखीय प्रसार गुणांक इतना होगा। भाई सबको पता है, इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। अल्फा बराबर होता है सर β/2। तो अल्फा आपको पूछा गया, बीटा का मान आपके पास दिया गया 2 × 10⁻⁴
माइनस का 5, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 बट्टा 2, यानी 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन और बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखो कि आपको ये बोला गया है कि सर आपको ए और बी के घनत्व का अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या बताया था सर, ए और बी, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो ए और बी के घनत्व का अनुपात निकालने के लिए रो ए अपॉन रो बी कुछ नहीं करना है, ए का जल में डूबा भाग बट्टा बी का जल में डूबा भाग। ठीक है, आपको बस ये इतना निकालना है भाई, वो जो ए वाला भाग अगर हम ले रहे हैं तो भाई वो जल में डूबा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है सर, आपको क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि सर उसका 1/4 या फिर 1/5 भाग ऊपर है, ऊपर वाले भाग को काउंट मत करना, आपको वही भाग वो लेना पड़ा जो जल में डूबा हुआ हो। यानी कि ए का कितना भाग इसमें जल में डूबा हुआ, ये बोला गया सर ए का 1/2 आयतन वो जल में, तो भाई 1/2 हो गया। और साथ साथ इसने ये बोला सर बी का 1/4 और जल से बाहर, तो मेरे को ये बताओ अगर 1/4 अगर वो जल से बाहर है तो भाई वो उसके अंदर कितना हो सर, अगर हम उसको 1 से घटा देंगे तो सर 3/4 वो सर वो जल के मतलब कि जल के अंदर होगा। अगर 1/4 जल के बाहर है तो सर उसका 3/4 भाग वो जल में होगा। देखो ठीक है, तो 3/4 आ गया। ठीक है, तो अगर सोल्व करते हैं तो सर ये होगा 4/6, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। 2/3 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई, कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये ट्रिक, खुद मैंने इस ट्रिक को डेवलप किया। तो भाई अगर आपको किसी और टीचर की मेथड से करते हो तो बहुत ज़्यादा वो लेंदी हो जाएगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। तो इस ट्रिक को फॉलो कर लेना कि ए का जल में डूबा भाग बट्टे बी का जल में डूबा भाग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस ताप पर जल के पृष्ठ घनत्व का मान न्यूनतम होगा? तो मेरे को ये बताओ सर कि जल का पृष्ठ घनत्व और तापमान क्या संबंध होता है? आपको ये पता है कि सर एस टी मतलब कि सरफेस टेंशन है वो सर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/T, यानी तापमान जितना ज्यादा होगा पृष्ठ घनत्व उतना ही कम होगा। यानी कि सर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको जो तापमान सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर सर ये कम होगा। ठीक है, और सर आपको पता है कि क्रांतिक तापमान के ऊपर स्टूडेंट आपको पता है कि सर जो अष्ट का मान वो 0 हो जाता है, यानी अगर क्रांतिक तापमान हो तो उसके ऊपर वहां पर अष्ट का मान वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 75 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अधिक है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कल को यहाँ पर अगर 75 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह अगर आपके पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर आपके पास अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो भाई उसको टिक कर देना कि सर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सबसे अधिक तापमान होगा वही आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि तापमान जितना ज्यादा होगा पृष्ठ घनत्व का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक बल प्रति इकाई मतलब बल प्रति इकाई क्षेत्रफल का मात्रक नहीं है? तो भाई देखो बड़ा ही स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कल को अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सर दाब का मात्रक क्या है, आप आराम से बता सकते हो सर वो होगा बल मतलब कि बल प्रति वो मतलब बल अपॉन एरिया। ठीक है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। बट आपसे ये बोला गया कि सर इनमें से जो 3 ऑप्शन है उनका मात्रक है फोर्स अपॉन एरिया और एक का मात्रक वो नहीं है, तो आपको वो कौन से क्वांटिटी वो बतानी है। यानी आपको पता है सर प्रतिबल का मात्रक है वो भी अपने पास फोर्स अपॉन एरिया होता है, संयोग प्रत्यास्थ गुणांक उसका भी होता है, दाब का भी होता है। यानी जो ये विकृति यानी स्ट्रेन है सर ये ऐसी क्वांटिटी या फिर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी मात्रकहीन राशि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बी सही होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है मेरे भाई? कौन सा कथन सत्य है मेरे भाई? देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। हाँ देखो किसी शिफ्ट में जो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से कुछ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ फॉर्मूले वाले भी आ रहे हैं, बट किसी शिफ्ट में स्टेटमेंट वाले भी आ रहे हैं। तो भाई देखो हो सकता है कि कल आपकी शिफ्ट में स्टेटमेंट वाला आ जाए, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेके आया। तो देखो समझो कि इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि सर जो अपने पास जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ना जी का मान, उसका मान है मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसका मतलब कि जो जी है वह किस मतलब उसके लिए कौन सा कथन अपने पास ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया सर ये एक बल है। भाई क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक बल है? सर ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सर इसका कोई भी मात्रक वो नहीं होता। भाई इसका मात्रक होता है कि मतलब इसका मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो कि सर इसका मात्रक जो ये अपने पास नियतांक है सभी पद्धतियों में इसका मान समान होता है। भाई जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है भाई याद रखना कि ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, बट ये केवल है जो मापन की पद्धति होती है, यानी कि सीजीएस है, एपीएस है, एमकेएस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। सी में ये बोला गया है कि सर सभी पद्धतियों में समान होता है, सभी पद्धतियों में समान नहीं होता। अकॉर्डिंग टू जो अपने पास पद्धति होती है उसमें ये
चेंज हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखो कि यह अपने पास जो मास है उसके मानों पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि देखो ये क्या जो गुरुत्वाकर्षण है नेता ये मास पर डिपेंड करता है सर, ये मास पर डिपेंड नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर ए को भी एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, यह वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच की माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये बीच की मीडियम की प्रकृति पर डिपेंड करता है? आपका आंसर सर ये डिपेंड नहीं करता है, केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है जो अपने पास है, जो उसकी मापन की पद्धति होती है उस पर डिपेंड करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी और ई दोनों सही है, ठीक है। बट आपके एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा आएगा जो सही हो। बट ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुले, आपको ऐसा लगे कि हाँ सर इसमें डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ऐसा मानो कि आपके स्कोर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, किसी निकाय द्वारा किसी निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण अगर टो बराबर 0 है तो निम्न में से कौन सा 0 होगा? तो मेरे को ये बताओ सर, बल आघूर्ण अगर टो बराबर 0 इसका मतलब क्या है सर? टो बराबर 0 या फिर सर टो बराबर, जब मेरे पास 0 है, टो बराबर 0 तो इसका मतलब ये होगा सर आई अल्फा बराबर वो 0 है। अब मेरे को ये बताओगे सर आई क्या है? आई एक प्रकार से क्या सर, आई एक प्रकार से मास ही तो है, यानी कि आई जिस प्रकार से सरल रेखीय गति हो उसमें मास का काम होता है, उसी प्रकार से जो अपने पास मतलब होता है, मतलब जो होते हैं गुणन गति उसमें इनर्शिया होता है। तो क्या किसी वस्तु का जो इनर्शिया वो 0 हो सकता है? तो आपका आंसर होगा सर इनर्शिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी इनर्शिया कभी भी 0 नहीं हो सकता। बट हमसे ये बोला गया सर आई इंटू अल्फा बराबर 0, अगर आई इंटू अल्फा बराबर 0, बट आई अगर कभी भी 0 नहीं है इसका मतलब ये होगा सर अल्फा बराबर डेफिनेटली 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कितना लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको ये पता है सर टो बराबर होता है आई अल्फा, और आई अल्फा बराबर 0, जिसका मतलब ये होगा कि सर या तो आई 0 होगा या फिर होगा अल्फा 0, बट आई कभी भी 0 हो नहीं सकता क्योंकि आई प्रकार से मास ही तो है। तो क्या किसी वस्तु का मास कभी भी 0 हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि सर उसका हमेशा इसका मतलब सर उसका टो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कण पर कार्यरत बल अगर इतना, अगर उसमें विस्थापन अगर इतना, अगर कार्य शून्य होता है उसका मान कितना होगा? भाई वैसे तो ये क्वेश्चन आपके मैथ का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके जो फिजिक्स में भी आ रहे हैं, तो समझ लेना थोड़ा स्टैंडर्ड वाला पेपर बन रहा है। तो देखो इसमें ये बोला गया है कि सर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर 0 है। तो भाई एफ वेक्टर कितना सर? एफ वेक्टर अपने पास 6 आई कैप हो गया, 6 आई कैप 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है, डॉट 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का एक्स के कैप। अगर ये 0 है तो भाई कुछ निकलना सर 6 दूनी 12, 2 3 6, और भाई ये होगा माइनस का 3x बराबर 0, ठीक है। तो भाई इसको मैं उधर लेगा दूँ सर 3x बराबर अपने पास 6, तो x बराबर अपने पास 2, यानी x बराबर अपने पास 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, तो भाई ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे आप क्वेश्चन को ट्रीट करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, दो सतहों के बीच के घर्षण बल के मान को बढ़ाया जा सकता है यदि उनको अधिक खुरदरा बना जाए। तो यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका आंसर होगा सर ये कथन बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर किसी मानो अगर दो मेरे हाथ हैं, ठीक है, मानो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, अगर मैं इनके बीच में अगर मैं फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ तो एक उपाय ये भी हो सकता है कि सर मैं इसकी सतह को थोड़ा सा वो कर दूँ, मतलब थोड़ा वैसे कर दूँ, मतलब कि थोड़ा सा को मतलब कि खराब कर दूँ, खुदा को मतलब कर दूँ, तो और थोड़ा सा इसको कर दूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि सर इसको ऐसे रगड़ने में दिक्कत आएगी। यानी कि अगर आपको दो सतहों के बीच के घर्षण बल को बढ़ाना है तो उसको आपको पहला मेथड ये है कि आप उसको थोड़ा सा खुरदरा वगैरह करके बढ़ा सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सत्य है। बट हमको असत्य वाला निकालना है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, घर्षण बल हमेशा पिंड पर लगने वाले बल के विपरीत लगता है। तो भाई ये कथन तो बिल्कुल ट्रू है कि सर जो घर्षण बल होता है वो सर हमेशा पिंड के अपोजिट लगता है, उसकी गति का अपोजिट लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी वैसे सही है बट वैसे गलत है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो, सर बेलने जो घर्षण है वो हमेशा वो सर्पी के घर्षण से अधिक होता है। तो क्या ये कथन हो सकता है? भाई ये कथन असत्य। क्यों? क्योंकि सर जो सर्पी घर्षण होता है वो सर हमेशा बेलनी घर्षण से अधिक होता है, यानी कि सबसे कम होता है जो बेलने वाला घर्षण होता है, जो उससे बोलते हैं देखो जो सर्पीय घर्षण होता है, जो सर्पीय घर्षण होता है सर ये ज़्यादा होता है बेलनी घर्षण, जो ये ज़्यादा होता है सर ये होता है सर बेलने वाला घर्षण होता है। बेलनी घर्षण मेरा मतलब सर रोलिंग वाला, ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि सर जो सर्पिक घर्षण होता है वो सर हमेशा बेलनी घर्षण से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। तो भाई हमको गलत ही फाइंड आउट करना था, इसका मतलब ये होगा सर सी आपका सत्य होगा। तो भाई ये सी आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक कण नियत चाल से एक सरल रेखीय मार्ग पर गति माना तो भाई बल की आवश्यकता नहीं होगी। भाई बड़ा ही भाई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझो देखो, ये बोला गया है कि अगर कोई कण है वो नियत चाल से एक सरल रेखीय मार्ग पर गति कर रहा है तो बल की आवश्यकता किस लिए, यानी कि अगर मानो कि अगर हम उसके ऊपर कोई बल ना लगाए तो भाई क्या होगा उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो कि सर उसकी चाल बढ़ाने के लिए, तो आपको ये पता है कि अगर हम किसी की चाल बढ़ाने यानी सर उसमें अगर हमको त्वरण उत्पन्न करना है तो मेरे भाई त्वरण उत्पन्न करने के लिए भाई आपको बल तो लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं समय घटाने के लिए, तो भाई देखो समय घटाना है या फिर समय बढ़ाना है तो भाई उसके लिए भी बल लगता है, ठीक, क्योंकि सर संवेग में वेग आता है और सर वेग को आगे पीछे देखो, अगर वेग बढ़ रहा है तो समय बढ़ेगा, अगर वेग को बढ़ाना है इसका मतलब ये होगा कि उसमें हमको त्वरण उत्पन्न करना, अगर त्वरण उत्पन्न करना है इसका मतलब ये होगा सर उसमें हमको बल लगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो कि सर उसको उसकी डायरेक्शन परिवर्तित करने के लिए, तो आपको ये पता है सर अगर किसी की डायरेक्शन परिवर्तित हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि सर उसमें डायरेक्शन परिवर्तित करने के लिए भी आपको उसमें बल लगाने की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। इसका मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। डी में ये बोला गया कि सर उसको एक समान वेग से चलाने के लिए, आपको ये पता है कि अगर आप एक समान वेग से चलाना चाहते हो तो भाई कोई भी बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर वेग अगर एक समान है तो इसका मतलब ये होगा सर उसका त्वरण 0, अगर त्वरण 0 है तो भाई ऑब्वियसली डेफिनेटली बल 0 होगा, यानी कि बल अगर 0 तो भाई उसका त्वरण 0, अगर त्वरण 0 तो उसका एक समान वेग से आराम से वो चल सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भाई कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, भाई ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं वहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, एक कण क्षैतिज वर्त में अचर चाल से गति करता है तो भाई इसके लिए अचर क्या होगा। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई कण है वो क्षैतिज वर्त में यानी उसकी एक वर्ताकार वो गति कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लो यार, वर्ताकार गति कर रहा है तो उसकी चाल नियत है, तो उसके लिए क्या अचर होगा, तो क्या वेग अचर होगा, नहीं, क्या त्वरण अचर होगा, सर नहीं, क्या विस्थापन होगा कि नहीं, यानी अगर उसकी चाल अगर कांस्टेंट है तो भाई उसकी जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी भाई वो कांस्टेंट होगी, यानी ये सर ये कांस्टेंट होगी। जो वेग है, त्वरण है, विस्थापन है कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सर क्योंकि ये जो वो डायरेक्शन में डिपेंड करते हैं। सर आपको पता है कि अगर आप कोई वर्तीय पथ पर गति करें तो बस आपकी हर एक पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन परिवर्तित होती है, यानी कि वर्तीय पथ पर गति करने के दौरान वेग, त्वरण और विस्थापन हमेशा परिवर्तित होंगे, मतलब परिवर्तित होते हैं, बट जो चाल वो परिवर्तित नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर ये अब एक प्रकार से अदिश क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी विस्थापन समय के साथ सरल रेखीय ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और ए का ग्राफ 30 डिग्री कोण पर है, बी का ग्राफ 60 डिग्री के कोण के ऊपर है, तो आपको ये बताना है सर इसके वेगों का अनुपात क्या होगा। पहले मेरे को ये बताओ कि सर जो वेग कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास ग्राफ दिया गया तो वेग कैसे निकालते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर वेग निकालने के लिए हमें विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ का ढाल लेते हैं। ढाल से हमारा मतलब है सर हम उसका जो टेन थीटा लेते हैं और टेन थीटा हमारा वेग का बराबर होगा, यानी कि हमें यहाँ से VA/VB बराबर होगा अपने पास VA/VB बराबर होगा सर टेन थीटा A/टेन थीटा B। तो भाई ये होगा 10/30/10 60, ठीक है। जब अपने पास होगा सर 1/√3 और सर अपने पास होगा √3, क्योंकि सर ये सर 60 किलो अपने पास √3 होती है, 1/3 होती है, 1/√3 तो 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। अरे इजी क्वेश्चन तो कर सकते भाई, कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, निम्न में से 3 राशि ऐसी कौन सी जिनकी आपकी विमाएं हैं वो समान है, तो आपको भाई इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा टाइम देना मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए में कि कार्य ऊर्जा बल, क्या कार्य ऊर्जा और बल की जो विमाएं समान होते हैं, नहीं, कार्य ऊर्जा समान होते हैं बट जो बल है उसकी विमा समान नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं, वेग, संवेग और आवेग, भाई संवेग और आवेग की बराबर होते हैं बट वेग की बराबर नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग, भाई स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होते हैं बट समय की बराबर नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया सर दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थ गुणांक, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थ गुणांक की जो विमाएं वो समान होती है, और आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये बताना है सर दाब है उसकी विमा क्या होती है, ठीक है, ठीक है, विमा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा एक और है, ठीक है, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो जिसका परिणामी बी के बराबर था ए के समांतर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो इसमें पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है कि सर आपको ए वेक्टर दिया गया है मेरे पास 3ik प्लस का 4jk और बी वेक्टर मेरे पास है सर 7ik प्लस का 24jk। अब आपको ये बताना है कि आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो ए के समांतर हो, तो ए के समांतर तथा जिसका जो परिमाण है सर वो बी के बराबर हो,
तो देखो अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको इसमें केवल एक कंडीशन में अप्लाई करो। बस देखो अगर आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बताएगा बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे ऐसे मतलब इसको बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, मेथड से निकालेंगे, बट मैं तो ये कहता हूँ भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको पूछा गया सर ए के समांतर होना चाहिए। तो ए से समांतर का मतलब है कि सर चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी आए, अपने पास जो वेक्टर है वो मानो अगर कोई पी वेक्टर है तो सर जो पी वेक्टर है वो हमेशा 3 का गुणनफल होगा, यानी उसका जो आई कैप है वो 3 का मल्टीपल होगा, और उसका सर जो जे कैप है वो सर 4 का मल्टीपल होगा। सर यहाँ पर 3 का मल्टीपल आएगा, कुछ सर यहाँ पर 4 का मल्टीपल आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में बोला सर 20 आई कैप 20, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में ये बोला गया सर 15 आई कैप प्लस का 20 आई कैप। तो अगर देखो मैं 15 आई के प्लस का 20 जे कैप से अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूँ सर ये 3 आई के प्लस का 4 जे कैप होगा, यानी कि मेरे भाई ये आई के एक ए वेक्टर आ गया। अगर ए वेक्टर आ गया तो इसका मतलब ये होगा सर ये ए वेक्टर के समांतर है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो मेरे स्टूडेंट ये था आप लोगों का आज का फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बहुत मेहनत लगते हैं मेरे भाई ऐसे प्रैक्टिस सेट को बनाने में, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकालने में। तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है। अब आपकी बारी, आपको हमें सपोर्ट करना है। मेरे अभी तक आपने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। अब आपको ये पता है कि मेरे भाई अगर आपको एग्जाम निकालने से सिलेक्शन होता तो भाई 20,000 के स्टूडेंट का 20,000 का सिलेक्शन हो जाता। बट बहुत सारे स्टूडेंट तो भाई फेस टू में आउट होते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपको फेस टू में आउट नहीं होना है तो मेरे भाई एक बार ऑनलाइन बेस के अंदर आना जरूर, गारंटी के साथ कहता हूँ भाई किसी भी ऑफलाइन एकेडमी से बेहतरीन आपको पढ़ाई मिलेगी। किसी भी ऑफलाइन एकेडमी के अंदर आप जाओ सबसे बेहतरीन पढ़ाई मिलेगी आपको यहाँ पर मेरे दोस्त। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आना जरूर, जिससे आपका एग्जाम कंप्लीट हो। कॉन्टैक्ट अवश्य करना, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बाकी आपकी इच्छा मेरे भाई, जैसी आपकी सोच हो वैसा आप कर सकते हो। बट मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आना ज़रूर। नॉमिनल फीस है, आप आराम से आ सकते हो। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और भाई लास्ट में ज़्यादा इतना कहूँगा भाई इस वीडियो को शेयर करना आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट उनका एग्जाम हो उसके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।